हेलो एवरीवन, आई एम प्रीति यादव। लॉ मेंटोर में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज का जो हमारा टॉपिक है लिमिटेशन एक्ट 1963 है। इस एक्ट में जो आपके टोटल सेक्शन है वो आपके है 32 सेक्शन, और आपका जो आर्टिकल्स है इस एक्ट में, इसके साथ साथ जो आर्टिकल्स है वो आपका है 137 आर्टिकल है, जो डिवाइड किया गया है 10 पार्ट्स में। और लिमिटेशन एक्ट इंडिया में कब आया? 1 जनवरी 1964 में आया। और वो एक टाइम पीरियड बताता है आपका। और अगर आपका टाइम बार्ड भी हो जाता है तो उससे सिर्फ आप जुडिशियल तरीके से आपके राइट्स जो है, जुडिशियल राइट, कोर्ट में ये सूट करना, ये सब वो बार्ड होगा। बाकी आप ऑफिशियल तरीके से उस पर्सन से मांग सकते हैं। अगर उसने दे दिया तो बहुत अच्छी बात है। बाकी आप इस लिमिटेशन एंड हो गया, इसका मतलब ये नहीं कि आप उसे क्राइम वगैरह कुछ टॉर्चर करें, उस वजह से उस टॉर्चर से मांगे, ये सब नहीं कर सकते। बाकी आपको सिर्फ जुडिशियल राइट जो है इसमें बार्ड हो जाएगा अगर आप टाइम पीरियड के अंदर एक्शन नहीं लेते हो तो। अब चलिए सेक्शन 1 देखते हैं। सेक्शन 1 आपका आता है पार्ट 1 में, जो बताता है आपका शॉर्ट टाइटल, एक्सटेंड एंड कमेंसमेंट। दिस एक्ट में बी कॉल्ड एज लिमिटेशन एक्ट। सेक्शन 1 का क्लॉज 1 बताता है कि इस एक्ट को बोला जाएगा लिमिटेशन एक्ट, और ये एक्सटेंड होगा वोल इंडिया में। वोल इंडिया में यानी पूरे भारत में ये एक्ट चलेगा। और इंक्लूडिंग इसमें क्या होगा, जम्मू और कश्मीर में भी ये चलेगा। वोल इंडिया मतलब जम्मू और कश्मीर और इंडिया के हर कोने में चलेगा ये एक्ट। और ये एक्ट को कौन अपॉइंट करता है, कौन बताता है? सेंट्रल गवर्नमेंट बताता है। अगर आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है वन मार्क का, या फिर कुछ भी, या इंट्रोडक्शन में भी आप ये सारी चीज़ें लिख सकते हो अच्छे से, तो इसमें आपको इंट्रोडक्शन भी लिख सकते हो। इंट्रोडक्शन में इसको हाईलाइट कर सकते हो कि सेंट्रल गवर्नमेंट इसको अपॉइंट करती है, सेंट्रल गवर्नमेंट इसका सारा देख रेख करती है। अब इस सेक्शन 1 आपका हो गया। अब सेक्शन 2 पे जाते हैं। सेक्शन 2 आपका बताता है जो एप्लीकेंट है उसमें इंक्लूड क्या होगा। पिटिशनर होगा, एप्लीकेंट इंक्लूड पिटिशनर, और एक ऐसा पर्सन जिसके पास राइट है जो पूरी तरीके से संपूर्ण है, तो वो इस एप्लीकेंट में आएगा। अब एनी पर्सन फ्रॉम और थ्रू जिसके द्वारा whom an applicant drive his right to apply, और वो पर्सन, एनी पर्सन whose state is represented by applicant, उस पर्सन को जो रिप्रेजेंट कर रहा है एप्लीकेंट को, हैज़ ए एग्जीक्यूटर, एडमिनिस्ट्रेटर और अदर रिप्रेजेंटेटिव। अब बी क्लॉज देखेंगे सेक्शन 2 का। एप्लीकेशन इंक्लूड पिटिशन। एप्लीकेशन में क्या इंक्लूड होगा? पिटिशन। बिल ऑफ एक्सचेंज में इंक्लूड होगा हुंडी एंड अ चेक। बिल ऑफ एक्सचेंज में आपका क्या इंक्लूड होगा? हुंडीज एंड चेक। बॉन्ड में इंक्लूड होगा एनी इंस्ट्रूमेंट whereby a person oblige himself to pay money to another on condition that the obligation shall be void. On condition that the obligation shall be void if a specific act is performed. अगर कंडीशन में ऑब्लिगेशन शैल बी अवॉइड कब होगा? जब स्पेसिफिक एक्ट परफॉर्म्ड होगा, मतलब जीरो हो जाएगा। और इट्स नॉट परफॉर्म हैज केस में बी। अब डिफेंडेंट में क्या इंक्लूड होगा? एक ऐसा पर्सन जो डिफेंडेंट की लाइबिलिटी को ड्राइव करता है।
और वो पर्सन जो रिप्रेजेंट करता है डिफेंडेंट को हैज अ एग्जीक्यूटिव, एडमिनिस्ट्रेटिव और अदर रिप्रेजेंटेटिव। अब एफ देखेंगे, एफ क्लॉज इज मेंट इंक्लूड और राइट नॉट अराइजिंग फ्रॉम कॉन्ट्रैक्ट। ईजमेंट में मतलब सुख सुविधा में कॉन्ट्रैक्ट के राइट्स इंक्लूड नहीं होंगे। क्लॉज जी देखेंगे, क्लॉज जी में मीन्स एनी कंट्री अदर देन इंडिया, वो कंट्री जो इंडिया के बाहर है उसे फॉरेन कंट्री बोला जाएगा। और गुड फेथ मीन्स नथिंग शैल बी डीम्ड टू बी डन इन गुड फेथ विच इज नॉट डन ड्यू केयर एंड अटेंशन। गुड फेथ। प्लेंटिफ में वो इंक्लूड होगा जिस पर्सन के पास राइट टू सूट का ड्राइव होगा, और वो पर्सन जो रिप्रेजेंट करता है प्लेंटिफ को एज एग्जीक्यूटिव, एडमिनिस्ट्रेटिव और अदर रिप्रेजेंटेटिव। तो यहाँ पे आपका सेक्शन 2 का आय तक हो गया है। उसके बाद पीरियड ऑफ लिमिटेशन। पीरियड ऑफ लिमिटेशन यानी जो आपका लिमिटेशन है वो क्या बताता है, पीरियड बताता है, टाइम बताता है, हर एक चीज़ की मर्यादा बताता है। मीन्स द पीरियड ऑफ लिमिटेशन प्रिस्क्राइब फॉर एनी सूट, अपील और एप्लीकेशन बाय द शेड्यूल। आपका जो पीरियड ऑफ लिमिटेशन है वो आपके शेड्यूल में बताया गया है। अब प्रिस्क्राइब पीरियड क्या होता है, पीरियड ऑफ लिमिटेशन कंप्यूटेड इन अकॉर्डिंग विद द प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट। इस एक्ट में हर एक चीज़ का, सूट, अपील, एप्लीकेशन का एक टाइम लिमिट बताया गया, एक पीरियड बताया गया, कौन सी चीज़ कब से कब तक कैलकुलेट होगी। कंप्यूटेड मीन्स कैलकुलेशन बताया है। अब प्रोमिसरी नोट वो इंस्ट्रूमेंट है where by maker engage absolute to pay specific sum of money to another at the time their limit or on demand at the site। सूट, सूट में आपका अपील और एप्लीकेशन नहीं इंक्लूड होगा। और टॉर्ट मीन्स सिविल रॉन्ग विच इज़ नॉट एक्सक्लूसिव द ब्रेच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट और ब्रेच ऑफ ट्रस्ट। टॉर्ट में सिविल रॉन्ग विच इज़ नॉट एक्सक्लूसिव द ब्रेच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट और ब्रेच ऑफ ट्रस्ट। मतलब टॉर्ट में नुकसान होता है लेकिन वहाँ पे कोई कॉन्ट्रैक्ट और कोई ट्रस्ट नहीं होता, ब्रेच का ट्रस्ट नहीं होता, वो अनजाने में नुकसान हुई चीज़ होती है। अगर कोई आप नुकसान हो, सिविल रॉन्ग होता है तो उसे टॉर्ट कहा जाता है। अब ट्रस्टी में डज नॉट इंक्लूड बेनामीदार और बेनामीदार और मॉर्टेज रिमेन इन पोजीशन आफ्टर द mortgage has been satisfied or a person is wrongful possession without a title, wrongful possession without a title। अब पार्ट 2 देखेंगे लिमिटेशन ऑफ सूट, अपील एंड एप्लीकेशन के बारे में। अब बार्ड ऑफ लिमिटेशन अगर हो गया तो इसमें सिर्फ आपकी जुडिशियल राइट है वो बार्ड होता है। अब यहाँ पर देखते हैं सेक्शन 3, एवरी सूट इंस्टीट्यूट, appeal preferred, an application made after the prescribed period shall be dismissed all through limitation has been set up as a defense। अब अगर कोई सूट इंस्टीट्यूट किया है, अपील प्रिफर्ड किया है और एप्लीकेशन मेड किया है आफ्टर प्रिस्क्राइब पीरियड मतलब लिमिटेशन बार्ड होने के बाद, तो वहाँ पे कोर्ट की ड्यूटी है उस केस को, उस अपील को, उस सूट को, उस एप्लीकेशन को डिसमिस कर दे। ये कोर्ट की ड्यूटी है डिसमिस करना। अब सेक्शन 3 का 2 बताता है अ सूट इज इंस्टीट्यूटेड, अ सूट इज इंस्टीट्यूटेड इन एन ऑर्डिनरी केस, ऑर्डिनरी केस जब होगा, और व्हेन द प्लेंटिफ इज प्रेजेंटेड टू द प्रॉपर ऑफिसर। इन केस ऑफ
पॉपर, पॉपर मतलब वो पर्सन जो इंडिजेंट है, जिसके पास 1,000 से भी कम प्रॉपर्टी, 1,000 रुपये से भी कम प्रॉपर्टी है। इस एप्लीकेशन फॉर द लीव टू सू और एज अ पॉपर इज मेड। जब कोई पॉपर पर्सन होता है ना, तो उसे गवर्नमेंट की तरफ से भी एडवोकेट प्रोवाइड किया जाता है, लेकिन उसमें कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस होते हैं जो उस पर्सन के ऊपर अप्लाई होने चाहिए। जैसे कि वो पर्सन गरीब होना चाहिए, उसका जितना भी पैसा है या प्रॉपर्टी है वो 1,000 रुपये से कम होनी चाहिए, तब वो प्रॉपर पर्सन होता है। प्रॉपर पर्सन यानी इंडिजेंट पर्सन। इन केस ऑफ क्लेम अगेंस्ट, ये 1 मार्क के लिए भी पूछा जाता है प्रॉपर पर्सन क्या है। इन केस ऑफ क्लेम अगेंस्ट अ कंपनी विच इज बीइंग wound up by court when claimant first send his claim to the official। इस ऐसा कोई कंपनी के अगेंस्ट अगर कोई केस होता है क्लेम के लिए, तो क्लेमनेंट को सबसे पहले ऑफिशियल लिक्विडेटर को भेजना होगा। एनी क्लेम बाय वे ऑफ सेट ऑफ और काउंटर क्लेम। अब सेट ऑफ और काउंटर क्लेम आपका कहाँ पर आता है? ऑर्डर 8 रूल 6 में आता है आपका सेट ऑफ, और ऑर्डर 8 के रूल 6A में आता है आपका काउंटर क्लेम। शैल बी ट्रीटेड एज सेपरेट सूट, उसे सेपरेट सूट एक ट्रीट किया जाएगा। इसे नोट कर लीजिए। इन केस ऑफ सेटअप, in case of set off on the same date has a suit is which the set off is played। उस सेम डेट पे ही सूट सेट ऑफ इज प्लीड होगा। और काउंटर क्लेम में ऑन द डेट होगा, काउंटर क्लेम में ऑन द डेट होगा ऑन विच काउंटर क्लेम इज मेड इन कोर्ट। एन एप्लीकेशन बाय नोटिस ऑफ मोशन इन द हाई कोर्ट इज मेड, हाई कोर्ट की तरफ से, when the application is present to the proper officer of that court। अब expiry of prescribed period when court is closed। अब where the prescribed period for any suit, appeal और application expire होता है on the day of court is closed। मतलब उस जब expire हुआ और उस दिन पे हुआ जब court closed है। The suit, appeal or application may be instituted, prefer or made on the day when the court is open। जब कोर्ट रीओपन होगा उस दिन पे उसका वहाँ पे सूट इंस्टीट्यूट कर सकते हैं, प्रिफर्ड कर सकते हैं और मेड कर सकते हैं एप्लीकेशन। अभी एक्सटेंशन ऑफ प्रिस्क्राइब पीरियड इन सर्टेन केस, कोई केस है एक्सटेंशन के लिए, तो एनी अपील एनी एप्लीकेशन अदर देन एप्लीकेशन अंडर ऑफ प्रोविजन ऑफ 21 of CPC may be admitted after prescribed period if the appellant or applicant satisfy the कोर्ट को satisfy यानी कोर्ट को जब ऐसा sufficient रीज़न लगेगा कि हाँ इस रीज़न की वजह से इन्होंने अपील एप्लीकेशन नहीं किया, तब कोर्ट उस डेट को एक्सटेंड कर सकती है कि ठीक है आप उसे एक्सेप्ट कर सकती है, लेकिन कोर्ट के नज़र में वो डीम फिट होना चाहिए, सही तरीका होना चाहिए, मतलब सफिशिएंट कॉज होना चाहिए, तब मेकिंग एप्लीकेशन विद इन सच पीरियड। अगर नहीं होगा तो नॉट प्रिफर। अब लीगल डिसेबिलिटी में व्हेन अ पर्सन इंटाइटल्ड टू इंस्टीट्यूट अ सूट और मेक एन एप्लीकेशन फॉर द एग्जीक्यूशन ऑफ डिग्री एट द टाइम फॉर फ्रॉम which the prescribed period is to be reopted, minor or insane or an idiot, he may be institute the suit, make the application within the same period of the disability cease, otherwise has been allowed to be specific time allowed from time specific therein on third column of the schedule। थर्ड कॉलम के शेड्यूल में बताया गया है अगर कोई पर्सन लीगल डिसेबिलिटी है तो उस पर्सन का ठीक होने के बाद से काउंट होगा पीरियड।
ये आपका बताया है थर्ड कॉलम ऑफ शेड्यूल में। तो मैं उम्मीद करती हूँ आपका जो मेरा 1 से लेके 6 तक का जो सेक्शन अभी तक मैंने आपको बताया है वो आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको मेरे वीडियोस अच्छे लगते हैं तो मेरे वीडियोस को लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो भी करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। ऐसे और वीडियो आते रहेंगे आप सभी के लिए। थैंक यू।